एवरीवन, रज़िया मशकूर। वतन की बात हम वतनों के साथ। आज हमारा टॉपिक है करंट हुकूमत के शगुफ़े। और ये शगुफ़े वो जब से सत्ता में आई हैं तब से छोड़ रही हैं, एक के बाद एक। 2020 हमारे लिए बहुत, हमारे क्या किसी के लिए भी, दुनिया के लिए अच्छा नहीं रहा, लेकिन ख़ास तौर से इंडियन माइनॉरिटीज़ के लिए तो आप समझिए कि करेला नीम चढ़ा हो गया कि एक तरफ वो कोविड से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपने इंटरनल जो उनकी समाजी और सियासी ज़िंदगी है उसमें फ़ाइट कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक बार फिर अपूर्वा आनंद जी हैं, जो आप सब जानते हैं कि अपूर्वा जी बहुत सोशली बहुत एक्टिव हैं, सेकुलरिज्म को बहुत प्रमोट करते हैं और हिंदी साहित्य के प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो अपूर्वा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम। माय प्लेजर। तो मेरा पहला सवाल, अभी शगुफ़े अगर मैं कह रही हूँ तो मीन्स शगुफ़े बिल्कुल अर्ली से जब हम अगर चलें, इस साल हम पिछले 5 साल में क्या हुआ, लेकिन अगर हम 2020 को देखें तो जो सबसे पहला था वो सीए, आरसीए, एनआरसी और उसको लेकर हुआ था, एनपीआर को लेकर। और आज इत्तेफाक से उसका 1 साल पूरा हो रहा है। आज के दिन से अवाम पर जिन माइनॉरिटीज़ ने इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया था और शोर हुआ था, शाहीन बाग भी बना और उसके बाद फिर बहुत सारे शाहीन बाग हमारे दूसरे शहरों में भी वजूद में आए। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि एनपीआर या सीए या एनआरसी, ये शगुफ़ा क्यों छोड़ा गया माइनॉरिटीज़ के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत में हमें शामिल करने के लिए। शगुफ़ा एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो ज़रा हल्का हो जाता है। अच्छा। इसलिए मैं शगुफ़ा लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। एक सतह पर आप कह सकती हैं कि जो भी है वह शगुफ़ा है, क्योंकि उसमें दम नहीं है, उसके भीतर कोई सब्सटेंस नहीं है। लेकिन दूसरी सतह पर उसमें सब्सटेंस है, क्योंकि जिसे आप विचारधारा कहती हैं, आइडियोलॉजी कहती हैं, वह एक ऐसी माया खड़ी करती है जिस माया को आप सच्चाई मानने लगती हैं। तो और फिर उसमें यकीन करने के ख़तरनाक नतीजे हो सकते हैं, आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो आपने इस 1 साल की बात की है। अभी कुछ घंटे पहले जब हम बात करने की कोशिश कर रहे थे और कनेक्टिविटी गड़बड़ हो गई, तो आपने लिखा था कि 2020 को मुड़कर देखने की कोशिश हम करेंगे इस आज की बातचीत में। तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये 1 साल है, क्योंकि मुझे 2014 से लग रहा है कि वह साल गुजरा ही नहीं है। 1 साल चल रहा है और जिसको आप नया साल कहते हैं, नया साल कहने से कुछ बदलना, कुछ नई चीज़ होना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मुसलसल आप कह सकते हैं कि ये 2014 है जो ख़त्म नहीं हुआ है। और इसकी ख़ासियत क्या है इस साल की? इसकी ख़ासियत ये है कि यह हिंदुस्तान के अल्पसंख्यकों को, और अल्पसंख्यक कहने से फिर थोड़ी अस्पष्टता रह जाती है, तो साफ तौर पे कहना चाहिए कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को पूरी तरह से दोयम दर्जे के शहरियों में बदल देने की कोशिश का साल है। 2014 से जो साल शुरू हुआ है और वो ख़त्म नहीं हुआ है। हम लॉन्ग सेंचुरी और शॉर्ट सेंचुरी के कॉन्सेप्ट्स हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं कि एक सेंचुरी थी जो 1917 में शुरू हुई और ख़त्म हो गई 1991 में। तो बहुत छोटी सेंचुरी, जिसे समाजवाद की सेंचुरी कहते हैं। तो उसी तरह यह जो साल है, यह
मुसलमानों को दोयम दर्जे के शहरी के दर्जे में धकेल देने का साल है, और वो दो तरह से किया जा रहा है। एक, उन पर तरह तरह की हिंसा करके, जो शारीरिक हिंसा है, और उसमें जो लफ्ज़ अब हिंदुस्तानी ज़ुबानों का लफ्ज़ हो गया मॉब लिंचिंग, उसको कहते ही लोग माने समझ जाते हैं, तर्जुमा करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उसके ज़रिए पहले सारे मुसलमानों को हिंदुस्तान के ये बताया गया कि आपके साथ कहीं भी यह हो सकता है, और इस तरह उनमें एक लगातार असुरक्षा भर दी गई, जो जिस असुरक्षा से वो मुक्त नहीं हो सकते हैं। एक चीज़ जो पहले से चली आ रही थी वो इधर और भी गाढ़ी हो गई, वो ये थी कि जिन्हें आप मिली जुली आबादियाँ कहते हैं, उन मिली जुली आबादियों में मुसलमानों का प्रवेश ना होना। तो वे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हो, बड़ौदा की कोई जगह हो, कोई और जगह हो, इन मुसलमान वहाँ मकान नहीं ले सकते, वहाँ नहीं रह सकते। और फिर जब वे मजबूर हो जाते हैं जामिया, बाटला हाउस, ओखला में रहने को, तो उन्हीं पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इनकी घेटो मेंटालिटी है, ये घेटो मेंटालिटी से निकलना नहीं चाहते। खुद कुछ मुसलमान ये यकीन भी करने लगते हैं कि दरअसल उनको जो ये मकान नहीं दिया जा रहा है, शायद उनकी आदतों की वजह से नहीं दिया जा रहा है। मुझे याद है कि एक बहुत ही महज़्ज़ब महिला ने मुझसे कहा एक साल पहले मीटिंग में कि देखिए, ये जो मकान नहीं मिलने की बात होती है वो इसलिए कि कुछ गोश्त वगैरह खाने का मसला हो जाता है और प्याज वगैरह, तो गंदगी फैल जाती है। यानी खुद मुसलमान इसको एक तरह से जस्टिफाई करने लगते हैं, रैशनलाइज करने लगते हैं कि कोई वजह होगी, और वो वहाँ तक जाना नहीं चाहते, क्योंकि इस बात को कबूल करना बहुत तकलीफ देह है कि एक आम व्यक्ति जो राजनीतिक नहीं है उस तरह से, एक आम हिंदू इतनी नफरत और इतना अलगाव रख सकता है मुसलमानों को लेकर, तो हम कबूल नहीं करना चाहते, हम उससे आंख चुराना चाहते हैं, इसलिए हम दूसरी तीसरी चौथी वजहें खोजते हैं। इसलिए गुजरात या बड़ौदा जैसी जगह में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट लागू किए जाते हैं, जहां यह कहा जाता है कि शांति बनाए रखने का मतलब है कि मुसलमानों को ना तो आप उन जगहों पे ज़मीन खरीदने दें या मकान खरीदने दें जहाँ हिंदू और दूसरे लोग रहते हैं, ना तो इसलिए खरीद बिक्री, किराए पर लेना, इन सब पर पाबंदी है। तो आप ये कह सकती हैं कि एक तो वास्तविक शारीरिक हिंसा है जो जारी है। अभी हाल में 2 रोज़ पहले बिहार से खबर आई जिसमें एक मुसलमान को मार दिया गया, फिर वही गाय चुराने के आरोप में उसको पीट कर मार डाला गया। तो अब ये इतनी आम हो गई हैं खबरें कि अब अखबार वाले इसको जगह भी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि दूसरी चीज़ें ज़्यादा प्रमुख हो गई हैं। और जैसे मैंने कहा कि इससे एक असुरक्षा, एक इनसिक्योरिटी मुसलमानों में भर दी गई है कि उन्हें संभल कर चलना चाहिए, संभल कर रहना चाहिए, अपने आप को छिपा कर चलना चाहिए। आप ट्रेन में चलें तो आप गोश्त टिफ़िन में लेकर ना चलें, आप बकरीद में हिस्सा लेकर ना आए। पहले हम सब लोग इंतज़ार किया करते थे बकरीद में, अगर हमारा दोस्त लखनऊ से आ रहा है, बिहार से आ रहा है, तो जैसे सिवान में मेरा बचपन गुजरा है, पटना में भी तो बकरीद पर आमतौर पे हिस्सा पहुंचा करता था। लेकिन अब हम खुद अपने दोस्तों को नहीं चाहते हैं कि वो कुछ भी लेकर आएं, क्योंकि उनके साथ क्या हो हमें नहीं पता। तो यह एक व्यापक असुरक्षा मुसलमानों में भर दी गई है। दूसरे उनको लगातार बेइज्जत करने की एक के बाद दूसरी कोशिशें होती रही हैं, और ये इनको मैं कहता हूँ ये कानूनी कोशिशें हैं, या इसमें अदालत उनकी मदद करती है। सबसे बड़ी अदालत भी कर रही है, पुलिस भी कर रही है। जी हाँ, तो अदालत, पुलिस, सारे इंस्टीट्यूशंस। सबसे बड़ा जो मसला आया वो था पिछले साल जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद की ज़मीन को हवाले कर दिया गया एक मंदिर बनाने के। अदालत
ने कबूल किया कि वहाँ मस्जिद थी उस जगह पे, अदालत ने कबूल किया कि वहाँ नमाज पढ़ी जाती थी। अब अदालत ने कबूल किया कि उस मस्जिद में नाजायज़ तरीके से और मुजरिमाना तरीके से 1949 के नवंबर की रात को मूर्तियां रख दी गई थीं और वो एक जुर्म था, ये अदालत ने कबूल किया। अदालत ने यह कबूल किया कि 6 दिसंबर 1992 को लाखों लोगों को वहाँ इकट्ठा करके लाखों हिंदुओं को मस्जिद को गिरा दिया गया, वो एक जुर्म था, यह अदालत ने कबूल किया। ये सारी चीज़ अदालत कबूल कर रही है। उसके बाद वो कह रही है लेकिन हम यह जगह मंदिर बनाने के लिए दे दे रहे हैं। और इस तरह अदालत ने यह जो फैसला था, यह सिर्फ एक मस्जिद का फैसला नहीं था, यह बताना था कि सबसे बड़ी अदालत मुसलमानों के दावे, मुसलमान दावे और हिंदू दावे में तरजीह किसको देती है। तो इंसाफ अलग चीज़ है, सबूत अलग चीज़ है। उसका कहना है कि देखिए अगर इस मुल्क में अमन चैन रहना है तो हिंदू जो चाहते हैं उसको मान लेना चाहिए, भले ही मकान आपका था लेकिन छोड़ दीजिए, क्या कीजिएगा, जगह आपकी थी। हिंदू उतने 100 साल से 200 साल से उस जगह को देख रहे थे। यह अदालत का जो लॉजिक था, वो लॉजिक ये था कि वो उस मस्जिद के भीतर, जिसे सैंक्टम सेक्टोरम कहते हैं, जो गर्भगृह इन लोगों ने कहा कि मंदिर का था, जो कि नहीं था, वो तो मस्जिद थी। लेकिन इनका कहना था कि हिंदू लगातार उस तरफ देखते हुए पूजा करते थे, तो अब वो उसको देख रहे थे तो वो जगह उनकी हो गई, दे दीजिए उनको। तो फैजान साहब ने बाद में कहा था कि इस तरह तो मुसलमान नमाज जिस तरफ देख के पढ़ता है वो सारी जगह उसको दे देनी चाहिए, अगर आपका लॉजिक यही है, तर्क यही है। लेकिन इस फैसले की अहमियत एक मस्जिद की मिल्कियत, मस्जिद की जगह के मिल्कियत का निपटारा करने की नहीं है, बल्कि एक प्रिंसिपल, एक उसूल इस्टेब्लिश करना है कि एक हायरार्की है, एक दर्जाबंदी है, ऊंच नीच की भावना है, और उसमें जो मुस्लिम अगर हम ये कहें कि एक हिंदू भावना है, एक मुसलमान भावना है, तो अदालत ये कहती है कि हिंदू भावना को हम तरजीह देते हैं, हालांकि सबूत सारे मुसलमान भावना के पक्ष में जाते हैं। तो यह इस फैसले से हुआ। उसके पहले एक कानून आया जिसे ट्रिपल तलाक कानून कहा जाता है। इसमें हमारे कई मुसलमान औरतों के संगठन भी बहुत पेश रहे और वे प्रधानमंत्री तक चले गए और उन्होंने इसे जेंडर जस्टिस के नाम पे कहा कि भाई मुसलमान औरतों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, 3 तलाक कह के उनको। वो तो बीजेपी के ही है ना वो? नहीं, कई मुस्लिम, इंडिपेंडेंट मुस्लिम विमेन ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल थी, जिनका कहना था कि भाई ये जेंडर जस्टिस का मामला है और कौन हमारे साथ जस्टिस कर रहा है, हम ये नहीं देख रहे हैं, कोई भी करे, वो बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, हम इससे कोई लेना देना हमें नहीं। तो लेकिन ट्रिपल तलाक की पॉलिटिक्स बहुत साफ थी, उसका कानूनी नुक्ता भी बहुत साफ था, जो फ्लेविया एग्नेस बाकी तमाम लोगों ने लिखा कि मसला क्या है। मसला ये है कि एक मुसलमान शौहर अपनी बीवी को बिना प्रोसेस के छोड़ देता है। 3 तलाक कहने का क्या मतलब? तलाक 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 आपने छोड़ दिया, कोई प्रोसेस नहीं किया आपने, प्रक्रिया नहीं गुजारी, छोड़ देता। मसला यही हुआ ना। और इसको जुर्म माना गया और जुर्म मान के उस शौहर को 3 साल की कैद हो सकती है, होगी, ठीक। तो असल मामला क्या है? असल मामला है बिना प्रक्रिया के पत्नी को छोड़ देना, असुरक्षित छोड़ देना। तो बिना प्रक्रिया के, बिना 3 तलाक कहे तो हिंदू छोड़ रहे हैं, मर्द, ईसाई मर्द छोड़ रहे होंगे, दूसरे मर्द छोड़ रहे होंगे, तो सिर्फ मुसलमान मर्द जो ये छोड़ता है वही जुर्म क्यों है 3 साल की कैद जिसमें हो, और बाकी मर्द जो अपनी औरतों को छोड़ते हैं वो जुर्म वैसा ही क्यों नहीं है? ठीक है। तो यहां भी आपने 2 कैटेगरीज बना दी। जैसा मैंने कहा बाबरी मस्जिद वाले फैसले में 2 कैटेगरीज बनाई गई, उसी तरह यहां भी आपने 2 कैटेगरीज बना दी। तो ये कानूनी तरीके से फिर किया गया कि कानूनी तरीके से आप 2 तरह के शहरी बना रहे हैं, एक शहरी जो ऊपर है जिसका हाथ, और एक शहरी जो दबा हुआ है, और जो दबा हुआ वो शहरी है वो मुसलमान है।
और ये फिर दूसरे कानूनों के जरिए भी किया गया, जैसे एंटी काउ स्लॉटर जो लॉज हैं जो पिछले कई वर्षों से कई राज्यों में बन रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में अब ये कानून जिस शक्ल में आ गए हैं, उसका मतलब ये है कि मुसलमानों की जो आर्थिक गतिविधि थी वह उस आर्थिक गतिविधि को पूरी तरह से उसकी रीढ़ तोड़ देना, यह मकसद है उसका। तो कई चीज़ें हो गई। आपने नफ्सियाती तौर पर, साइकोलॉजिकल लेवल पर मुसलमान को ह्यूमिलिएट किया, उसको नीचे का दर्जा दिया, फिर कानूनी तौर पर आप उसे नीचे का दर्जा दे रहे हैं। फिर जैसा हाल में कर्नाटक में एंटी काउ स्लॉटर लॉ जो बना, और उसमें कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि भाई इस कानून के बनने से जो गौरक्षक हैं हम उनको एक इज्जत भी दे रहे हैं, उनको एक काम भी दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर कोई भी गौरक्षक किसी भी ट्रक ट्रॉली वगैरह को रोके तो वो क्राइम नहीं होगा, बल्कि उसे रिवॉर्ड दिया जाएगा, क्योंकि ये बात अब स्टेट कह रहा है। हरियाणा पहले ही उनको बैजेस दे चुका है, हरियाणा सरकार उनको बैजेस दे चुकी है। ये सो कॉल्ड जो गौरक्षक हैं उनको बैजेस वो दे चुकी है, यानी उनको स्टेट रिकॉग्निशन है। इसका अर्थ, और उसके बाद अब एक ऐसा कानून आ रहा है जो हिमाचल प्रदेश में 2 दिन पहले आया, और उत्तर प्रदेश में उसके पहले एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में आया, जिसे बहुत ही क्रूड ढंग से, और मैं ये इल्ज़ा करना चाहूँगा सबसे कि वे इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना बंद कर दें जिसे लव जिहाद कहा जाता है। हम लोग अक्सर एक दूसरे से मजाक में भी ये शब्द कहने लगते हैं। तो मेरा कहना यह है कि हम इस शब्द का जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा, क्योंकि इससे इस शब्द की करेंसी बढ़ती है ना, हम एक दूसरे से मजाक में भी बात करने लगते हैं। तो यह जो कानून लाया गया, इसमें कहा गया कि भाई ऐसी शादियां कबूल नहीं होंगी जिनका मकसद कन्वर्जन। अब देखिए ये कितनी चालाकी है। कहा यह जा रहा है कि साबित होगा ये जो शादी है जो 2 मजहब के लोग एक दूसरे से करते हैं, और खासकर मुसलमान मर्द एक हिंदू औरत से करता है, यह शादी की ही इस मकसद से जाती है कि उसका मजहब बदल दिया जाए। ठीक। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक सिंगल बेंच जज ने एक कपल को सिक्योरिटी देने से मना कर दिया। और इंटरेस्टिंग ये था कि उस कपल में जो लड़का था वो हिंदू हो रहा था, यानी वो मुसलमान था। ठीक है, या कुछ यानी उसमें मुसलमान होने की बात नहीं थी, उसमें हिंदू होने की बात थी। लेकिन जज ने कहा कि भाई आप शादी करने के लिए धर्म बदल रहे हैं, ये ठीक नहीं। आपने धर्म को समझा है कि नहीं समझा है वगैरह, सोच समझ के धर्म बदला है कि नहीं, अब ये किसी जज का काम नहीं है। इसके पहले भी इस तरह के फैसले हो चुके हैं जिसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये समझने की कोशिश करते हैं कि आपने सोच समझ के धर्म बदला है कि नहीं। मैं धर्म कई वजहों से बदल सकता हूँ, है ना, और जरूर मैं किसी धर्म में हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि उस धर्म को मैं ठीक से जान ही गया हूँ। जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मैं उस धर्म को जान सकता हूँ। मैं ये जानता हूँ कि बहुत सारे लोग कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होते थे तो जरूरी थोड़ी था कि वो कैपिटल पढ़ के शामिल हो रहे हैं, दास कैपिटल या कार्ल मार्क्स की सारी चीजें पढ़ के शामिल हो रहे हैं। तो ये शर्त लगा देना कि तुम सोच समझ के शामिल हुए कि नहीं, मुझे यकीन नहीं है इसलिए मैं नहीं मानता हूँ। कौन तय करेगा कि मैं, हो सकता है कि मैं बौद्ध धर्म के, बौद्ध मत के किसी एक नुक्ते से प्रभावित हो गया हूँ और इस वजह से मैं बौद्ध हो जाऊं, है ना, उसके बाद मुझे लगे कि नहीं ठीक है, बौद्ध ठीक नहीं है, बौद्ध मत, मैं फिर निकल आऊं। तो ये प्रक्रिया कोई क्लोज्ड प्रक्रिया तो है नहीं, या इंडिविजुअल्स पे डिपेंड करती है। और यह भी हो सकता है कि मैं सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन कर रहा हूं, क्योंकि हिंदुस्तान में जो तजुर्बा है वो ये है कि अगर आप स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश करें तो जो ऑफिस होता है उसके क्लार्क से लेकर ऑफिसर्स तक आपको इतना परेशान करते हैं
आपको इतना हतोत्साह करते हैं, डिस्करेज करते हैं, डिसुएट करते हैं, और ये मेरा खुद का तजुर्बा है क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों की शादियां हिंदू मुसलमान शादियां हैं, और मैंने उस वक्त भी देखा था, और ये बात अब तो 35 साल 30 साल पुरानी हो गई, कि किस तरह बर्ताव किया जाता था अगर एक इस तरह का कपल पहुंच रहा है एप्लीकेशन लेकर। दूसरी परेशानी यह है कि आप उसे तुरंत डिस्प्ले कर देते हैं, और डिस्प्ले कर देते हैं बाहर, और बाहर हमें पता है कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग बैठे चक्कर हैं। लगाते रहते हैं, और वे लिस्ट देखते रहते हैं, और वे लिस्ट देखकर फिर वे लड़की वाले के घर पे पहुंचते हैं, लड़के वाले के घर पे पहुंचते हैं। तो ये एक काफी वल्नरेबल हो जाता है, जो कपल है वो वल्नरेबल हो जाता है। और यह भी हमें मालूम है कि अक्सर माँ बाप इस तरह के रिश्तों की इजाजत नहीं देते हैं। तो कोई कपल जब यह फैसला लेता है तो वो बहुत बड़ा रिस्क उठा रहा होता है। हमने देखा है कि माँ बाप कत्ल तक करवा देते हैं अपने बच्चों का। ऑनर तो किलिंग मशहूर है। हाँ, बल्कि वो सुपारी देते हैं, पैसे देके कत्ल करवा देते हैं। अब तो ऐसे हालात में, इस तरह के हालात में, जब आपका स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन, मैंने पिछली बात कही और मैं हाल की भी बात करूंगा, मेरे स्टूडेंट्स जो ऐसे शादी करना चाहते हैं उनको बहुत मुश्किलें पेश आई। तो फिर सबसे आसान रास्ता उनको यह दिखता है कि आर्य समाज मंदिर में कर लो या फिर निकाह पढ़वा लो। तो निकाह पढ़वाने के लिए आपको नाम के तौर पे भी तो मजहब बदलना पड़ेगा ना। अगर आपका नाम पूजा है तो आपको आयशा होना पड़ेगा, तो निकाह तब होगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि पूरी जिंदगी मेरी बदल गई। कुछ लोगों की हो सकता है कि सोचने समझने का तरीका बदल जाए, लेकिन अलग अलग लोगों के मजहब बदलने का अलग अलग मतलब होता है। तो इसमें कोर्ट क्यों दखल अंदाजी करे, बिल्कुल। पहला मसला। और अगर दखल अंदाजी करे, सॉरी आपकी बात कट रही है, अगर दखल अंदाजी करना है तो फिर बॉलीवुड भी देखें जहाँ पे नहीं, बनी उसको पड़ी हुई उसको हम चीजें। छोड़ दें। मैं देखिए, मैं तो कह रहा हूं कि उन्होंने जो रिश्ते बनाए वो अच्छे रिश्ते हैं। हाँ। तो क्यों आपको यह बात इतनी नागवार गुजर रही है, और कोर्ट्स इसमें क्यों दखल अंदाजी दे रहे हैं? दूसरे कि यह ऑर्डिनेंस जो है, इस ऑर्डिनेंस में कहा जा रहा है कि आप डीएम को जाकर 1 महीना पहले कहेंगे, ठीक है ना, बताएंगे। तो अब डीएम साहब जांच करेंगे, बात करेंगे। डीएम साहब जांच करेंगे मैं जो करना चाहता हूं वो ठीक है कि नहीं है। अब यह चीज तो सिद्धार्थ वरदराजन ने ठीक ही बात लिखी, और कल मेरी उनसे बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि भाई ये सिर्फ धर्म बदलने के बारे में क्यों हो रहा है। मान लीजिए कि मैं एक राजनीतिक दल में हूं और राजनीतिक दल बदलना चाहता हूं, तो फिर ये तो वैसी ही बात हुई ना, तो मुझे भी 1 महीने की नोटिस, उसकी भी जांच। सही है। तो हर फैसले की तब आप जांच राज्य से करवाइए, स्टेट के एजेंट से करवाइए। लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है इसका मैसेज बहुत क्लियर है। मैसेज ये है कि यह हिंदू मुस्लिम रिश्तों को खत्म करना चाहता है, एक। और दूसरा इसका मैसेज बहुत क्लियर है कि इससे एक रास्ता मिल गया अब हर मुसलमान मर्द को क्रिमिनलाइज करने का। क्रिमिनलाइज करने का, तो जीतेंगे। अगर मुझे आज किसी को क्रिमिनलाइज करना है, तो मैं किसी और के साथ ब्लैकमेल करके उसके जरिए आरोप लगवा सकता हूं उस पर कि ये मुझसे रिश्ता बनाना चाहता था और ये मेरा मजहब बदलना चाहता था। मान लीजिए अब एक एक वाकया जो कल रिपोर्ट हुआ, परसों रिपोर्ट हुआ, वो ये कि शाहजहांपुर की शायद एक औरत ने, 42 साल की, 40 साल से ऊपर की शादीशुदा औरत ने इल्ज़ाम लगाया कि एक साहब एक है जो उस पर दबाव डाल रहा है, और जिसने जिस्मानी रिश्ता बनाया और अब वो निकाह करवाना चाहता है, उसका मजहब बदलना चाहता है। अब ये बताइए कि इस इल्ज़ाम को वो गलत कैसे साबित कर पाएगा, कैसे साबित कोई कर आदमी पाएगा? नहीं कर सकता। यह इल्ज़ाम तो किसी पर भी लगा दिया जा सकता है, और उसके बाद वो 10 साल जेल, 7 साल जेल में रहने को बाध्य है, क्योंकि वो खुद को साबित ही नहीं कर सकता कि वो निर्दोष है। इल्जाम एक औरत की तरफ से लगाया जा रहा है, उसका परिवार जाके इल्जाम लगा देता है। तो अब यह हर एक मुस्लिम मर्द को इनसिक्योर बनाने का एक कानून है।
तो मतलब किसी इमोशनली को भी उनको ये लग सकता वो है। कर रहे हैं, जी, इमोशनली भी उन मुसलमानों मतलब फिजिकली भी और इमोशनली मैं तो कह रहा हूँ कि हर इस तरह के कदम के कई स्तर होते हैं प्रभाव के। एक साइकोलॉजिकल होता है, एक रियल होता है, यानी उसका मटेरियल इफेक्ट आप पर पड़ता है, आपके जीने का तौर तरीका सब बदल जाता है। यानी आप अब एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से अब हंस बोल नहीं सकता, हम्म बातचीत नहीं कर सकता, दोस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि उसे नहीं मालूम है कि कौन इल्जाम लगाएगा, कौन क्या कर देगा। ठीक है, और वो जेल नहीं जाना चाहता, 10 साल नहीं जाना चाहता। तो इसका जो हिंदू लड़की पर असर होगा वो है, लोग कह रहे हैं कि ये पैट्रियार्कल है, जो कि ठीक बात है। लोग कह रहे हैं कि ये हिंदू लड़की के भी खिलाफ है, जो सही बात है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जैसे इस कानून में एक प्रोविजन है कि अगर SC ST लड़की के साथ ऐसा होता है तो सजा और सख्त होगी। इसका मतलब क्या है? एक तो लड़की को ही आपने मान लिया कि उसका अपना दिमाग नहीं है, SC ST लड़की को आपने और भी मान लिया कि उसका दिमाग नहीं है ना, वो और भी गई गुजरी है, जिसको मुसलमान मर्द लुभा सकते हैं, फुसला सकते हैं। और तो इस तरह वल्नरेबिलिटी और इनसिक्योरिटी, खासकर और मुसलमान मर्दों को क्रिमिनलाइज करना, यह और मुसलमान औरतों को पैट्रोनाइज करना कि मैं आपका पैट्रन हूँ। ट्रिपल तलाक में कहा, पोस्टर लगाए गए कि प्रधानमंत्री भाई हैं, है ना, मुस्लिम औरतों के भाई हैं, है ना। उसी तरह कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो जी खिताब किया जी उन्होंने जाकर, उसमें खास तौर पे एक बतलाने की कोशिश की कि मुसलमान लड़कियों को स्वच्छ भारत मिशन के चलते कितना फायदा हुआ है, और उसके चलते उनका ड्रॉप आउट रेट कम हो गया। अब ये बहुत ही क्रूड स्टेटमेंट था, है ना। मुसलमानों को ये बताना कि देखो तुम अपनी लड़कियों को नहीं पढ़ा पा रहे थे, मैं आया और मैंने टॉयलेट्स बनवाए, इनका कोई कोरिलेशन नहीं है। लेकिन इसको इस्टेब्लिश कर देना AMU जैसी जगह में आकर और लोगों का खामोशी से सुन लेना, बल्कि उसकी तारीफ करना और तालियां बजाना। कई कई मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स भी ऐसा कर रहे हैं। तो यह एक सिलसिला है जो सिलसिला चल रहा है, जिसमें CAA एक बहुत अहम चीज थी। वो उसका भी साइकोलॉजिकल मतलब था, इस पर हम लोग पहले बात कर चुके हैं। बहुत ही अगर मुख्तसरन उसको समझना हो तो यह है कि एक रास्ता आपने बनाया नागरिकता का, जिस पर कहा कि मुसलमान पहचान नहीं चल सकती, है ना। और दूसरा, आपने NRC की प्रोसेस को एक तलवार की तरह लटका के रखा है। अभी भी गृह मंत्री ने बंगाल में जब उनसे पूछा गया तो क्या कहा उन्होंने, पहला कदम जब लिया जाएगा तब आगे की बात होगी। तो इसका मतलब NRC का खतरा बना हुआ है। और CAA आज है जो 2014 तक बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो लोग आए हैं 2014 तक, उनको शहरियत देगा, ठीक। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि कल पार्लियामेंट इसको अमेंड नहीं कर देगी और कहेगी कि जो भी आ रहा हो उसको हम दे देंगे नागरिकता, मुसलमान छोड़कर, है ना। यह बात भाषणों में कही जा रही है, तो कल कानून में नहीं आ जाएगी, कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि कल तक जो बात भाषणों में कही जा रही थी, जिसको हमारे कमेंटेटर्स, एनालिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, सब अमेरिका में बैठे हुए हमारे बड़े बड़े इंडियन इंटेलेक्चुअल्स, बाकी तमाम लोग ये कहते, अरे ये सब तो भाषण देने के लिए कहा जाता है, आप तो जानते ही हैं, आखिर कुछ तो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। तो हमने देखा कि हर एक चीज हुई। राम मंदिर भी हुआ। CAA का मतलब ये नहीं है कि ये कोई पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से 2014 तक आए हुए लोगों को शहरियत देने का मसला है। यह हिंदुस्तानी मुसलमानों को एक मैसेज देने का इंस्ट्रूमेंट है। और NRC एक रियल इंस्ट्रूमेंट है। उसकी रियलिटी हमने असम में देखी है, जहां 20 लाख लोग गैर शहरी साबित हो गए हैं। और अब ये एश्योरेंस दिया जा रहा है कि इसमें जो हिंदू गैर शहरी साबित हुए हैं उनको तो हम ले आएंगे, हम और मुसलमानों को पहचानेंगे जिनको हम गैर शहरी साबित कर सकें। ये असम के BJP के लीडरान कह रहे हैं। यही बात बाकी भारत में भी यही मैसेज दिया जा रहा है। तो
CAA, NRC, NPR एक पोटेंट टूल है, एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो मुसलमानों को एक परपीचुअल इनसिक्योरिटी में डाल देगा एज ए पॉपुलेशन, और 2 दर्जे की नागरिकता खड़ी करेगा। तो ये इस बुनियाद पर, जैसे कि इनके हमारे पड़ोस में चाइना में हो रहा है, मुसलमानों को के डाला जा रहा है और टॉर्चर किया जा रहा है, ये वही कुछ इनके जहन में है या क्या क्या आपको लगता है? देखिए, हम असल में सोचते ये हैं, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में फैसिज्म नहीं है, क्योंकि फैसिज्म का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन कैंप, फैसिज्म का मतलब होता है वन पार्टी रूल वगैरह। तो वो ये भूल जाते हैं कि चीज़ें जो बाद का फासिस्ट होगा वो पुराने फासिस्ट से सीखता भी है ना। उसी तरह जब हम ये कहने लगते हैं कि क्या इनका इरादा यह है, तो डिटेंशन कैंप जैसी एक चीज़ तो हकीकत है, असम में हकीकत है, कर्नाटक में बन रही है, बाकी जगहों पे ऐलान किया जा रहा है कि हम बनाएंगे, ठीक। तो डिटेंशन कैंप मान लीजिए ना भी हो, और अगर यह चीज़ हो जाए कि आपका नाम नेशनल NRC में नहीं आया, उसके बाद आप अपनी जायदाद बेच रहे हैं, बाकी चीज़ें बेच रहे हैं ताकि आप घूस दे सकें ऑफिशियल को कि एक कागज़ आपको मिल जाए और आप अंदर चले जाएं। तो असम में मुझे जो अभी मालूम हुआ इनफॉर्मली, मैं ये कह दूं, ये इनफॉर्मली मालूम हुआ, वो ये कि जो फॉरेन ट्रिब्यूनल्स हैं जो तय कर रहे हैं बैठ के कि आपने दरखास्त दी तो आप फॉरेनर हैं कि नहीं हैं। अब उन ट्रिब्यूनल्स पे दबाव क्या है? उन पर दबाव ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर डिक्लेयर करें। जो ट्रिब्यूनल ज़्यादा फॉरेनर नहीं डिक्लेयर करता है उसको एक्सटेंशन नहीं मिलता है उस सज्जन को, ठीक है। तो अगर आपको एक्सटेंशन चाहिए तो आप ज़्यादा फॉरेनर बनाइए। अब मुझे अगर फॉरेनर नहीं बनना है तो मैं अब उसको घूस दूं, है? तो मुझे यह बतलाया गया कि असम में अब 10 लाख से 20 लाख रुपया अलग अलग जगहों पे, तो आप ये समझ सकती हैं कि एक लगातार दबाव, एक तलवार लटकती रहेगी। मुसलमान को एजुकेशनली खत्म कर दिया, फाइनेंशियली खत्म कर दिया, अब रिस्पेक्ट भी जा रही है। दूसरे के अब मुसलमान कई जगह अपनी रिसोर्सेज से एजुकेशन लेना चाहते हैं, वे हिंदुस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बाकी है, वहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो फिर शोर ये मचाया जाता है कि वे साहब IAS जिहाद कर रहे हैं, UPSC जिहाद कर रहे हैं, वे एक साजिश के तहत UPSC का इम्तहान पास कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में घुस रहे हैं, साजिश के तहत पुलिस में घुस रहे हैं। तो मुसलमान अब जो भी करेगा उसको जिहाद डिक्लेयर कर दिया जाता है कि वो जिहाद है ना। और अगर मुसलमान व्यापार कर रहा है तो कहा जाएगा ट्रेड जिहाद है ना। तो मुसलमानों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को खत्म करना, कर दिया जाए, मुसलमानों की कल्चरल हैसियत को खत्म कर देना, और मुसलमानों को एक मातहती एक परमानेंट, एक लगातार मुसलसल मातहती में डाल देना, ठीक है ना। जिसमें मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि जिसके साथ वायलेंस किया जा रहा है, सबसे मजा किसमें आता है? मजा इसमें नहीं आता है कि मैं आपका कत्ल करूं, मजा इसमें आता है कि मैं आपको पीटूं और आप मुझे दावत दें। तो आपको मैं लगातार बेइज्जत करूं और आप खुद फिर मुझे बुलाएं और सर आंखों पे बिठाएं। इससे ज्यादा मजा जालिम को किसी और चीज में नहीं आता है। अपने सामने मातहतों की फौज देखना, गुलामों को देखना, जो सर झुका के रहें, जो एक लफ्ज ना बोलें, बल्कि जब आप उनको थोड़ी शाबाशी दे दें तो आपकी जय जयकार करने लगें। जब आपको वो कहें कि तुम में भी इंसानियत लगती है तो आप कहें कि देखिए साहब, इनकी निगाह देखिए, इनकी निगाह कितनी वसी है, इनका दिल कितना बड़ा है, ये तो कह रहे हैं कि हम भी इंसान हैं वगैरह। जैसा कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहा गया कि आपका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, और सारे लोग कहने लगे देखिए देखिए इन्होंने भी कहा। लोग ये भूल गए कि, या लोगों ने ये कहना बंद कर दिया कि AMU और जामिया ये 2 ट्रोप्स हैं
जिन पर मेजॉरिटेरियन बीजेपी की पॉलिटिक्स चलती है, चल रही है मुसलसल एमयू और जामिया को अटैक करके, विलिफाई करके ये पॉलिटिक्स चली है। बहुत फिर कोशिश ये कैसे है कि जो उस पॉलिटिक्स का सरताज है वो पहुंचता है और आपको कहता है कि आपने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, और आप कहते हैं कि देखिए देखिए साहब, अब तो आप इन्होंने भी कहा, है ना, और यहाँ आप मैं एकदम आपसे ये सवाल करना बिच चाहूंगी जाते हैं। कि इसमें मुसलमानों की कहाँ पे गलती हो रही है? मुसलमानों की कोई इसमें गलती नहीं है। इंटरेस्टिंग तो ये है कि जैसा होता है, देखिए, इसको मैं रेप कल्चर से जोड़ता हूँ कि जब औरतों के साथ बदसलूकी होती है, आप सड़क पे चल रही हैं, किसी ने बदतमीजी की आपके साथ, तो अक्सर औरत गिल्ट में पड़ जाती है, उसी के साथ क्यों हुई, बाकियों के साथ क्यों नहीं हुई। इसका मतलब उसके चलने में कुछ गड़बड़ थी, उसके पहरावे में कुछ गड़बड़ थी, कुछ उसने किया होगा। जिसके साथ रेप होता है उसको ये बतलाया जाता है उसने कुछ किया होगा जिससे वो प्रोवोक हुआ, जिससे उसने ये किया। डोमेस्टिक वायलेंस में ये औरतों के ऊपर कहा जाता है कि औरतें प्रोवोक कर देती हैं अपने मर्द को, वो बेचारा गुस्सा हो जाता है ना, बेचारा वो वायलेंस के लिए मजबूर हो जाता है। तो और इस तरह औरतें खोजने लगती हैं कि उनमें कहाँ कमजोरी है, कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ वो सुधारें खुद को। यही हालत माइनॉरिटीज के साथ हुई कि उनमें एक गिल्ट भरा जाता है कि जरूर उनमें कुछ होगा। भाई ऐसा थोड़ी है, ये मेजॉरिटी है, ये लोग भी इंसान हैं, ये आप ही को क्यों नफरत से देख रहे हैं, ये पारसियों को क्यों नहीं देखते हैं नफरत से, पारसी भी ये हैं, माइनॉरिटी है, ये जैन को नहीं देखते हैं, आपको देखते हैं, आप में गड़बड़ है, आप खुद को सुधारिए। तो मेरा ये कहना है कि पहले तो इस चीज से निकल जाना चाहिए कि मुसलमानों की कोई गलती है। मुसलमानों की कोई गलती नहीं है, कम से कम मुसलमानों की कोई गलती इस मामले में नहीं है कि उससे बीजेपी आगे बढ़ रही है ना। लोग अक्सर कहते हैं कि मुसलमान ये करेंगे तो बीजेपी बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, मुसलमान का बेवकूफ होना, मुसलमान का अहमक होना बीजेपी के बढ़ने की शर्त नहीं है। मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स अपने ढंग से काम करती है। लोग अक्सर कहते हैं कि मुस्लिम फंडामेंटलिज्म मेजॉरिटी कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। मेरा कहना है बिल्कुल गलत है यह बात। मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स की लॉजिक अलग है, उसको समझना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि जर्मनी में नाजी आइडियोलॉजी के बढ़ने में यहूदियों की कमी थी, चूंकि यहूदी कट्टर थे, जो कि चूंकि वो क्लोज कम्युनिटी थे, चूंकि वो अपनी आइडेंटिटी बना के रखते थे, कप्पा लगाते थे, इसलिए उनके खिलाफ इतना गुस्सा यूरोप में और यहाँ बढ़ा। नहीं, ये गलती उनमें है जिनमें ये नफरत है, उनमें नहीं जिनके खिलाफ नफरत है। ये बात एकदम साफ होनी चाहिए। तो मुसलमानों की गलती नहीं है, ये हम साफ समझ लें। मुसलमानों की गलती ये नहीं है कि 70 साल में उन्होंने लगातार सेक्युलर पॉलिटिक्स का साथ दिया है, ये मुसलमानों की गलती नहीं है। सेक्युलर पार्टियों ने अपने आप को साबित नहीं किया उसके लायक, ये बात अलग है। तो इसमें तो मुसलमानों की गलती नहीं है ना। वो कांग्रेस का साथ देती रही और कांग्रेस ने रामशिला पूजन में मदद की, ताला खुलवा दिया। तो इसमें मुसलमान की क्या गलती है भाई? कोई गलती नहीं है। तो अगर हम इस पस मंजर में देखें तो तबलीगी जमात को लेकर जो जिहाद और बला बला हुआ, और उसके बाद अब वो सारे तबलीगी अदालत ने छोड़ दिए और साफ कहा कि नहीं भाई इनकी कोई गलती नहीं है और ऐसा कुछ नहीं था, और सिंह तो इस हिस्से में मीडिया को मुसलमानों से और खासतौर से तबलीगी मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए जो रोल उन्होंने प्ले किया है। ये जो पूरा तबलीग का गेम था, तबलीगी जमात के साथ जो हुआ, वह एक और मिसाल है कि मुसलमानों के एक हिस्से ने कहना शुरू किया कि ये अहमक हैं, इन्होंने गलती की है वगैरह वगैरह। मेरा ये कहना था कि ये जब का वाकया है उस वक्त तक तो हिंदुस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी उसके पहले तक कह रखा था कि अरे ये सब मजाक है ना। राहुल गांधी जब कह रहे थे
कि आप सीरियसली लीजिए। तो हिंदुस्तान की हेल्थ मिनिस्ट्री क्या कह रही थी, डराने की कोशिश मत कीजिए, कोशिश मत कीजिए। सबको आने जाने की इजाजत थी। तो भाई जब सबको आपने आने जाने की इजाजत दे रखी है, वीज़े आपने सारे दिए, कांग्रीगेशंस इनवाइट हो रहे आपने हैं, किया है अपने मुल्क में। तो इसलिए पहले तो ये कहना ही गलत था कि तबलीगी जमात वाले अहमक हैं, है ना, क्योंकि और भी कांग्रीगेशंस हो रहे थे। दूसरे के ये अब फिर जैसे हमला हुआ तबलीगी जमात पर, तो उसको अच्छे भले लोगों ने भी सुपर स्प्रेडर कहा, जी, जी। अच्छे भले लोगों ने कहा, मैंने जो यूं सेंसिबल मालूम पड़ते हैं उन्होंने भी उसको सुपर स्प्रेडर कहा। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस काम में जुट गया, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, क्योंकि जो मीडिया ये काम कर रहा है वो पिछले तकरीबन 20 साल से एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा कर रहा है कर रहे हैं, कर रहे और मेजॉरिटेरियन प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो उसको एक नई चीज मिल गई, हैं। उसको अलग अलग चीज अलग अलग वक्त चाहिए, कभी पाकिस्तान चाहिए, कभी लश्कर तौयबा चाहिए, वो कभी चाहिए। कश्मीर चाहिए। जी, तो जी। अब एक नई चीज मिली तबलीगी जमात, उसको तबलीग लेकर वो चलेंगे। कभी आमिर खान जिहाद चाहिए, मिल गया है उन्हें, तो हर लफ्ज़ के मतलब हर चीज़ हाँ में तो जोड़ देते हैं वो। आमिर, कभी आमिर खान चाहिए, जी। है ना, कभी एएमयू चाहिए। तो किस पर हमला नहीं किया है, इसलिए हम तबलीगी जमात को क्यों दोष दे रहे हैं? जी, तबलीगी जमात ने तो ऐसा कोई जुर्म नहीं किया था। ये बात अब अदालतें मान रही हैं, मान रही हैं। लेकिन अदालतें जब तक मान रही हैं काफी नुकसान हो चुका है। बहुत डैमेज हो चुका। और इस सारे किस्से में जो जो और बात निकल के दिलचस्प आई, यह है कि अदालतों के इस बात को मान लेने के बाद भी जो हिंदू कॉमन सेंस है वो नहीं बदला है। नहीं बदला है। वो तो बहुत अच्छा ज़हर बिठा दिया गया है ज़हनों तो में। इसमें मजे की बात यही है कि आप दोनों, चित भी मेरी पट तू हारा, है ना, चित में जीता पट तू हारा, त्योहार। तो बाजी मेरे हाथ रहेगी। हम कहेंगे देखिए हमने इंसाफ कर दिया, जी। लेकिन उनको तो सजा आपने दे दी। 10 महीना जेल में रहना, क्वारंटाइन में रहना, घरों से मुकदमा दूर लड़ना, पैसा खर्च करना, ये पूरी सजा है। आपने कोई भरपाई नहीं की है। आप इसी को कह रहे हैं कि रहम मानो कि मैंने तुमको कह दिया तुमने रहना। गलती नहीं की थी, जी, लेकिन गलती किसी ने तो की थी। जी। दिल्ली सरकार ने गलती की, आम आदमी पार्टी की सरकार ने जुर्म किया, बिल्कुल। केंद्र सरकार ने जुर्म किया, जो हेल्थ बुलेटिन में लगातार अलग से कॉलम बनाकर तबलीगी जमात का नाम देते रहे। लेते रहते, बिल्कुल, कोरोना के हेल्थ बिल्कुल। बुलेटिन, कोरोना वायरस के स्प्रेड वाला जो बुलेटिन था, हुँ, दिल्ली सरकार लगातार कहती रही, हुँ। उसके मिनिस्टर्स कहते रहे, चीफ उनके मिनिस्टर कहते रहे। बड़े-बड़े कैमरामैन लेके साथ चल रहे हैं, देखो, देखो वो बसों से थूक रहे हैं, देखो, देखो वो बसों पे थूक लगा रहे यह हैं। सारा कुछ झूठ था, सब झूठ तो सब नतीजा कुछ क्या झूठ था, निकला? जानबूझकर झूठ फैलाया गया। तो जब मैं जानबूझकर झूठ बोलूं तो आप कैसे उसको ठीक करेंगी, मुझे बताइए। और उसके बाद ये जानबूझ लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में हैं, हिंदू की बेटियां उठा के ले जाएंगे ये मुसलमान। ये इस सारी सिचुएशन से कैसे निकला जाएगा? कब समझ में आएगा कि इस तरह ये न सिर्फ हमारी सोसाइटी को, हमारी कम्युनिटी को डिवाइड किया कर चुके हैं बहुत ज़्यादा, और इतना डैमेज कर चुके हैं, और किस तरह रहेंगे ये सब मिलके एक मतलब मुसलमान ऐसा तो नहीं है कि इसलिए 10-20 नहीं, हज़ार हैं। इसलिए मेरा ये कहना है कि जैसे अभी किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिंदुस्तान में, हुँ, और तरीका वही अपनाया गया। जैसे ही प्रोटेस्ट शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये कहना शुरू किया कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है, हुँ, हुँ, इनमें जिहादी घुसे हुए हैं, इनमें माओइस्ट घुसे हुए हैं। हुँ। अभी भी ये कहा जा रहा है। अभी भी कह रहे हैं, जी। और तो एक अदालत एक तरफ कह रही है कि आप बातचीत कीजिए, हुँ, लेकिन बातचीत करने के लिए नीयत साफ होना ज़रूरी है। अगर आपके मिनिस्टर्स घूम-घूम के कह रहे हैं कि ये किसान खालिस्तानी हैं, हुँ, पूरे हिंदुस्तान में आप अभी भी ये प्रचार कर रहे हैं, हुँ, अभी भी, हुँ, हुँ, जब हम बात कर रहे हैं तब भी, हुँ, हुँ। तो फिर मैं आपकी नीयत को कैसे ठीक मानूँ? आप जो मेरे साथ टेबल पर बैठते हैं, आप टेबल पर बैठते हैं, निकलते हैं और बाहर कह देते हैं टुकड़े-टुकड़े गैंग टुकड़े। वाले इसको चला रहे हैं, हुँ, है ना? जी। तो इसका मतलब ये है कि आपकी नीयत ठीक नहीं है और आप मौका तलाश रहे हैं हमला करने का। हुँ। जैसे आपने एंटी सीए प्रोटेस्टर्स पे हमला किया दिल्ली किया में, था, यूपी में, हाँ, बाकी तमाम जगहों यूपी में, पे। लखनऊ में। तो पहले तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंच चुका है। पहुँच चुका है। हिंदुस्तान में हिंदुओं का नुकसान इस रूप में हुआ है कि उनमें जहर भर दिया गया है,
और इस तरह वो नाकाबिल हो गए हैं इंसानी रिश्ते के। बहुत हिंदुओं की बहुतायत को मैं कह रहा हूँ, सारे हिंदुओं को नहीं। नहीं, बहुत सारे हिंदू आपको मिलेंगे जो सेंसिबल हैं, ठीक हैं, अच्छे ढंग से बात करते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की नई नस्लों, हिंदुओं की नई नस्लों में भी ये जहर भर गया है। हाँ, मुझे असम से, बिहार से 20 से 30 साल की उम्र के नौजवान मुझे बताते हैं कि उनकी पीढ़ी में, उनकी जनरेशन में ये वायलेंस का जहर भर गया है। एंटी मुस्लिम जो वायलेंस है वो उनके अंदर भर गई है, उनके दिमागों में। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है जो किसी कम्युनिटी को होता है कि उसकी पीढ़ियों में दूसरों के खिलाफ नफरत का जहर भर जाए, फिर वो इंसानी रिश्ते के काबिल नहीं रह जाती। नहीं रह तो ये जाते। नुकसान तो हिंदुओं को हुआ है, लेकिन जो बाकी नुकसान है वो मुसलमानों को है, ईसाइयों को है, बड़े बड़े पैमाने पर। इन दो मजहबी जमातों को है, मुसलमान और ईसाई। ईसाइयों पर रोजाना हमले होते हैं, वो रिपोर्ट नहीं होते हैं। वो रिपोर्ट नहीं होते। कहीं थप्पड़ मारा जा रहा है, कहीं उनकी पूजा रोकी जा रही है, कहीं घर में घुस के हमला कर दिया जा रहा है, कहीं पादरी को जेल भेज दिया जा रहा है, कहीं घर तोड़ दिए जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे वाकयात ईसाइयों के साथ लगातार होते हैं, हो रहे हैं। जिन जो रिपोर्ट नहीं होते हैं। तो सारे हिंदुस्तान एक बहुत ही खतरनाक दौर में है। तो बहुत पूरी दुनिया को, आप अमेरिका में बैठी हुई हैं, ये बातचीत हम लोग हिंदुस्तानी में कर रहे हैं, हिंदी उर्दू समझने वाले इसको समझते हैं, लेकिन क्या बात हिंदुस्तान के डायस्पोरा को और हिंदुस्तान से हमदर्दी रखने वाले बाकी लोगों को समझनी चाहिए कि हिंदुस्तान एक गड्ढे में गिर गया है, बल्कि खाई में गिर गया है। खाई में है। और आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान जिस दौर में है वो बिना लाग लपेट के, बिना क्वालिफिकेशन के, वो एक फासिस्ट दौर है। और उसमें पूरी दुनिया को मदद करनी पड़ेगी हिंदुस्तान को इस गड्ढे से निकालने में। वो लेजिटिमाइज ना करें। अमेरिका में बैठे हुए जो एकेडमिक्स हैं, वो अगर ये सोचते हैं कि हम इस सरकार को आके इकोनॉमिक्स में मदद करेंगे, प्लानिंग में मदद करेंगे, लेकिन ठीक है, मुसलमानों का कुछ हो रहा है, होने दीजिए, वो तो एक दूसरी बात है, लेकिन डेवलपमेंट में तो मदद करनी चाहिए ना। तो ऐसे लोग जो हार्वर्ड में, येल में और पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के अमेरिका की सिटीजनशिप का तो फायदा उठा रहे हैं, जहां उनके साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, लेकिन वो हिंदुस्तान में वैसी हुकूमत को मजबूत बना रहे हैं जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को और खासकर और ईसाइयों को गैर बराबरी में डाल रही। तो 2020 का अगर हम याद करना चाहें तो यही है इसका। जैसा मैंने कहा कि मैं इसे एक ही साल मानता हूँ, ये एक बहुत बड़ा साल है जो चले जा रहा है, चला ही जा रहा है, खत्म होने को नहीं आता। बिल्कुल, हम लोग तो बेहिसी के उस दौर में पहुंच गए कि ना हमें किसी हाथरस की बेटी के पर तरस आता है, ना उसकी अनएक्सपेक्टेड जो बेचारी के साथ प्रतिक्रिया थी कि उठा के जला दिया गया, हम तो उस पर भी बेहिस हो चुके हैं। कह रहा हूं कि देखिए, दुनिया एक है, हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, हम सब एक हैं, हम दो आपसे बात कर रहे हैं। अमेरिका की एक स्कॉलर हिंदुस्तान की हिस्ट्री पे काम करती हैं, उनके काम करने से हमें हिंदुस्तान को समझने में मदद मिलती है। लेकिन अगर हिंदुस्तान इस दौर में पहुंच जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा, स्कॉलरशिप भी नहीं हो पाएगी। जैसे आप अमेरिका में औरंगजेब पे जो किताब पढ़ेंगी, वह किताब उसी शक्ल में हिंदुस्तान में नहीं छपेगी, उसका दूसरा एडिशन छपेगा जिसमें से वो चीजें निकाल दी जाएंगी और पब्लिशर खुद निकाल देगा, क्योंकि उसको डर है कि अगर वह चीजें हुई तो यहाँ उसके ऑफिस पर हमला हो जाएगा, है ना। तो यह, चूंकि दुनिया एक दूसरे से गुथी हुई है, हम सब मिले हुए हैं, तो एक देश की डेमोक्रेसी दूसरे देश की दिलचस्पी का मसला है। अभी ब्रिटेन के जो राजनयिक थे भारत मिलने आए, तो उन्होंने कहा योर पॉलिटिक्स इज माय पॉलिटिक्स। ठीक है, क्योंकि पूरी दुनिया में एक टॉलरेंट, डेमोक्रेटिक, मल्टीकल्चरल, प्लूरल सोसाइटी पूरी दुनिया में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कुछ जगहों पे रहेगी, कुछ जगहों पे इंटॉलरेंट लोग रहेंगे। तो अभी कनाडा में जैसे
वो बलोच ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट मार दिए बेचारे को। का कत्ल हो गया। हाँ, ये न सिर्फ पाकिस्तान का मसला है, न सिर्फ कनाडा का मसला है, बल्कि हमारा मसला है। एक और ईरान में अगर किसी जर्नलिस्ट को मौत की सजा दे दी गई ईरान में, जी, तो वो हमारा मसला है, हम सबको बोलना है। इसलिए हिंदुस्तान में जो हो रहा है, मैं ये अपील करना चाहता हूँ सबसे कि आप इसे अपना मसला समझिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब चलते चलते मुझे बस एक और सवाल का जवाब दे दीजिए कि हर बात में, हर बिल्कुल 14 से लेके आज तक और 14 में पावर में आने तक, आने के लिए भी इस बात को यूज किया गया कि कांग्रेस नाअहल है। तो 14 आ गए और उसके बाद अब तक जो कुछ गलत हो रहा है वो अपोजिशन कर रही है, अपोजिशन की चाल है, अपोजिशन की चाल है। मेरा सवाल यह है कि क्या अपोजिशन इतनी ताकतवर है, जो सबसे ताकतवर रूलिंग पार्टी है उसको काउंटर कर रही है? देखिए, अपोजिशन होता क्या है, पार्लियामेंट्री, जितने लोगों ने भी फासिज्म की स्टडी की है, जितने लोगों ने भी फासिज्म को पढ़ा है, समझा है, वो बार बार ये चेतावनी देते हैं कि भाई फासिज्म एक बार अगर पावर में आ गया तो उसे हटाना नामुमकिन सा होता है। तवारीख हमको यही बतलाती है, बहुत मुश्किल, अगर इम्पॉसिबल नहीं, अगर नामुमकिन नहीं, तो बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत बड़ी कीमत देनी होती है। बहुत बड़ी कीमत देनी। उस वक्त आप जिसे अपोजिशन कह रही हैं ना, हम और आप ये सोच रहे हैं कि डेमोक्रेसी एक गेम है, एक ऐसी चीज है जिसमें रैशनल आर्गुमेंट्स होते हैं और उन पर चलता है, वैसा होता नहीं है। और खासकर जब एक ऐसी विचारधारा सत्ता में आ जाए जो फैसिस्ट विचारधारा है, तो वो बहुत सारी चीजों को डिसेबल कर देती है। जैसे एक वायरस आकर मदरबोर्ड को डिसेबल कर देता है। जब मदरबोर्ड ही आपका करप्ट हो जाए, खत्म हो जाए, तो आप उसको रिबूट कैसे करें, ये मसला होता है। तो उसी तरह की हालत में हम पहुंच चुके हैं। इसमें यह कहना कि अपोजिशन नाअहल है, अपोजिशन बेकार है, ये इसलिए गलत है कि अपोजिशन आखिर काम करता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एड्रेस करने का। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में एक कॉग्निटिव डैमेज हो गया कॉन्स्टिट्यूएंट्स के भीतर, तो उनको अपोजिशन का मैसेज मिलेगा ही नहीं, या मैसेज मिलेगा तो वो उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, उसको प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, उनको रियलिटी भी नहीं दिखेगी, जो उनके साथ हो रहा है वो भी नहीं समझ में आएगा। इसी को आइडियोलॉजी कहते हैं। उनको लगेगा कि ये अच्छा, जब उनके साथ जुल्म हो रहा है उनको लगेगा कि ये सख्ती उनके साथ अच्छी है, उनको ठीक करने के लिए है। तो जैसे लोग अभी कह रहे हैं कि ये जो कानून लाया गया है किसानों का, ये किसानों की भलाई के लिए है, किसान गुमराह हैं जो कह रहे हैं कि हमारी भलाई के लिए नहीं। तो इसलिए अभी अपोजिशन को दोषी ठहराना, ये कहना कि अपोजिशन की नाकारापन के चलते ये हो गया है, ये गलती है। क्योंकि हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जो जिसमें बहुत मुश्किल हो गया है लोगों से रैशनली बात करना। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था कि अपोजिशन कर रहा है, मेरा सवाल ये था कि ये पार्टी जो सत्ता में है वो कहती है कि जो कुछ कर रहे वो तो उस पर कुछ बात करने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो एक हमेशा बलि का बकरा खोजती है, और इसलिए कुछ भी होता है तो, जैसे बिहार में कुछ लोगों ने शोर शुरू किया कि कहाँ गए तेजस्वी यादव जिन्होंने 10 लाख नौकरियों का वादा किया था। अरे भाई, वो थोड़ी सत्ता में है, सत्ता में तो कोई और है। तो उसको पकड़ने की जगह आपने हमला शुरू कर दिया अपोजिशन लीडर पे। अपोजिशन लीडर थोड़ी नौकरी देगा आपको, नौकरी तो सरकार देगी। तो यह तो एक बहुत पुरानी आजमाई हुई तरकीब है जिसमें आप अपोजिशन को डेनिग्रेट करके डिलेजिटिमाइज करने की कोशिश करते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित रखने की कोशिश करते हैं, जिससे लोगों को लगे कि वही इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है। बिल्कुल। तो आज तारीख के में आज के दिन दो बड़े वाकयात हुए थे। ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का क़याम वजूद में आया था, और एनआरसी और सीए का जो
प्रोटेस्ट था वो शुरू हुआ था। और आज हमारे यहाँ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने अपनी स्पीच भी दी है हमारे 100 साला फंक्शन में अलीगढ़ में। और आप सब जानते हैं कि जिस तरह से जिना को लेकर शोर हुआ था और इसी पार्टी ने और इसी हुकूमत ने एएमयू को निशाना बनाया था, आज वो वहाँ तारीफ करके आ गए। और तो हिपोक्रेसी और जो एक डुअल बात कहने में जो दोहरापन है बात का, वो सामने है। और सही और गलत का फैसला हम नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे हालात कुछ बेहतर हो जाएं, वरना डैमेज सिर्फ मुसलमानों का नहीं हुआ है या माइनॉरिटीज का नहीं हुआ है, हिंदुओं के जहन में या हमारे जो जो मेजॉरिटी है हमारे मुल्क की, उनके जहन में जो जहर नफरत का भरा है, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि वो कैसे निकलेगा, कैसे दूर होगा। मैं इसी चीज के साथ इस बात को आज बंद करूंगी। मैं सिर्फ खत्म करने के पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप याद, हम सब जब इस बातचीत को देख रहे हों तो याद कर लें, अमेरिका में ज़रूर 22 तारीख की रात है, जी हिंदुस्तान में 23 की सुबह है, जी और आज 100 दिन पूरे होते हैं उमर खालिद को जेल में। जी अ, सी वो वही और बात है कि तकरीबन 300 दिन पूरे होते हैं खालिद सैफी को जेल में। कल खबर आई है कि इशरत जहां को जेल में बहुत बुरी तरह से चोट पहुंचाई गई है, मारा गया है, अ, और उसके साथ जुल्म हो रहा है इशरत जहां के साथ जो गिरफ्तार हैं। उनका जुर्म यही है कि उन्होंने सीए के खिलाफ आवाज़ बुलंद की थी। आवाज बुलंद की। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जेल में हैं। तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप सब उनको याद करें और उनका जो संघर्ष है उसमें उनका साथ दें और उनकी रिहाई की मांग, क्योंकि वे गलत ढंग से गिरफ्तार किए गए हैं, गलत आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। आप सब, उमर खालिद, शर्जील इमाम, सफूरा जरगर, इशरत जहां, देवांगना कलीता, अ, नताशा नरवाल, गुलफिशा, मीरान हैदर, आसिफ तन्हा, इन 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 तमाम लोगों की रिहाई की मांग आप करें अपने अपने तौर पर। जी जरूर इंशाल्लाह। थैंक यू।